तो चलिए, यहाँ से हम लोग कल छू रहे थे वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ये आपका बात करेंगे तो आपका क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये आपका एनसीईआरटी का क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बीपीएससी मेंस के लिए। ठीक है। देखेंगे, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, हालांकि मैं ऊपर से ही कर रहा हूँ। दूसरे, हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें हरदम नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। यह एक तरह से खेल खेलने जैसा है, जैसे हम शतरंज या क्रिकेट का खेल खेलते हैं तो हम सीखते हैं कि उनके नियमों की व्याख्या कैसे करनी है। इस प्रक्रिया में हम खेल के ही नए व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार नई परिस्थितियों के मद्देनजर संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की निरंतर पुनः व्याख्या की जा रही है। मतलब कहने का मतलब, संविधान में मौलिक अधिकार कब दी गई? जब संविधान बनी। ठीक है, संविधान आज से बहुत साल पहले बना। 1949 में संविधान बन के हमारा तैयार हो गया। अब चीजें मतलब बदल गई है, तो क्या हो सकता है, हमको समय के साथ हमको चीजों में मतलब परिवर्तन करने की आवश्यकता मतलब महसूस होती है। जैसे एक समय के साथ मतलब खेलों में मतलब क्या होता है, परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट होता था जो कि 5 दिन का होता था। फिर जाके वनडे क्रिकेट आया जो कि मतलब कितना 60 ओवर का मैच होता था। फिर जाके उसको 50 ओवर बना दिया, फिर जाके 20 ओवर बना दिया। अब 10-10 ओवर का भी मैच खेला जाता है। ठीक है, तो कोई नियम कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, नियम क्या होता है, समाज के लिए होता है। और समाज के लिए जो नियम जो होता है, एक समय के बाद उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, वही बात कहने की कोशिश कर रही है। इसकी एक वानगी तो यही है कि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालतों द्वारा इनकी पुनः व्याख्या की गई है। सूचना के अधिकार की गारंटी एक नए कानून के द्वारा की गई है। समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है, इस क्रम में नई व्याख्याएं पैदा होती है। समय के साथ साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन भी हुए हैं, इनका विस्तार भी। ठीक, यद्यपि न्यायिक व्याख्याएं और सरकारी नीतियां नई समस्याओं का सामना करने के लिए मतलब क्या की गई है, बनाई गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरे की बात करेंगे, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हम आजादी और आजादी पर संभावित खतरों के नए नए आयामों को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए वैश्विक संचार तकनीक दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति या जंगल के सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं एक दूसरे के तालमेल करना आसान बना रही है। पर इस आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता दे दी है। अब यहाँ पे देखेंगे, इंटरनेट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इससे क्या होता है, तो इससे देखेंगे इस दुनिया में मतलब क्या आ रहा है, बहुत अधिक आपको परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। चीजें मतलब बदल रही है, दुनिया में लोगों के लिए आसान हो जा रहा है। जैसे अभी मान लीजिए, अभी मतलब क्या है, इंटरनेट का ही मतलब दुनिया है, जिसके माध्यम से हम और आपस में आप जुड़े हुए हैं। आप कहीं और है, मैं जानता भी नहीं हूँ आप कहाँ है, हम कहीं और है, लेकिन आपस में पढ़ाई कर रही है कहीं ना कहीं से। क्या वैश्विक दुनिया में, ठीक है, चीजों की मतलब बढ़ोतरी हुई, जिससे हमारे और आपके बीच में मतलब तालमेल स्थापित हो रहा है, जिससे हमारा विकास हो रहा है। लेकिन इसी का अगर प्रवर्तित रूप देखेंगे, तो क्या आतंकवादी और अपराधियों के लिए भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी है। ठीक है, आपका टेलीग्राम पे ही मतलब बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपराधिक जैसी गतिविधियों में मतलब शामिल होते हैं। ठीक है, तरह तरह का ऐड वगैरह क्या क्या नाम शनाप चीजें आपको देखने को मिलती है। तो दोनों चीजें मतलब करके रख दी है। इसके अलावा भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी तय है। ठीक है, तो इंटरनेट के द्वारा भविष्य में बढ़ोतरी तो तय ही है। हम लोग इंटरनेट के माध्यम से व्यापार भी करते हैं। कौन सा व्यापार करते हैं, तो फ्लिपकार्ट अमेजन क्या है, तो फ्लिपकार्ट अमेजन की बात करेंगे, तो फ्लिपकार्ट अमेजन की बात करेंगे तो क्या है, ये भी मतलब क्या है कि इंटरनेट का माध्यम है, जो कि मतलब क्या है, व्यापार जो होता है इंटरनेट के माध्यम से होता है। तो भविष्य में मतलब व्यापार बढ़ेगा, उसका आधार क्या होगा, तो उसका आधार क्या होगा, इंटरनेट होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका अर्थ है वस्तुओं अथवा सेवाओं की खरीद के लिए हमें अपने बारे में सूचना ऑनलाइन दे और उसकी सुरक्षा हो। ठीक है, इसीलिए यू तो इंटरनेट जन, ठीक है, अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों को नेटिजन कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न सीधा सीधा पूछ देगा। ठीक है, इंटरनेट के उपयोग करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, नेटिजन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी, लेकिन इसमें आईटी का क्वेश्चन आ रहा है। क्यों आ रहा है आईटी का क्वेश्चन, थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट लगाया। जिस समय हमारा संविधान बना उस समय क्या आईटी रूल्स थी, तो उस समय आईटी रूल्स नहीं थी। उस समय इंटरनेट था, उस समय नहीं था। उस समय कंप्यूटर था, तो उतना व्यापक कंप्यूटर नहीं था। तो हमारे संविधान में न तो किसी तरह का आईटी रूल्स है, न तो मतलब इंटरनेट के संबंधी नियमावली बनाई गई है। अब यहाँ पे देखेंगे, इंटरनेट से आपके मौलिक अधिकारों का मतलब क्या होता है, बढ़ावा ही होता है। अपने चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, सोशल मीडिया साइट है। लेकिन आप जो वहां पे निजी जानकारी जो अपना शेयर करते हैं, तो कुछ लोग उस जानकारी का मिसयूज भी कर सकते हैं। तो आर्टिकल 21 में आपको राइट टू प्राइवेसी का अधिकार जो दिया गया है, तो राइट टू प्राइवेसी का अधिकार का भी हनन तो होगा। तो उस समय वो नियम नहीं था, लेकिन अब जाके हमारे संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसीलिए आपको बात करेंगे, सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते, लेकिन वह व्यक्तित्व की सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियम जरूर चाहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट पे हम अपने चीजों को एक्सप्रेस करते हैं। तो अब चाहेंगे से क्या इस पे सरकार का नियंत्रण हो, सरकार का नियंत्रण नहीं हो, सोशल मीडिया फ्री छोड़ा जाए। अब उदाहरण के लिए अगर आप देखते हो,
आप चले जाइए नॉर्थ कोरिया में, चले जाइए आप, चले जाइए मतलब क्या चाइना में चले जाइए, तो वहां पे इंटरनेट फ्री नहीं है। इंटरनेट में मतलब क्या है, पूरी तरीके से किसका मतलब इंटरनेट पे आप देखेंगे पूरी तरीके से किसका मतलब वहां पे पकड़ है, तो गवर्नमेंट अपना पकड़ बनाकर बैठी हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे हम हमेशा यही चाहते हैं मतलब इंटरनेट क्या हो, तो इंटरनेट मतलब फ्री तो रहे, सभी के लिए रहे, हम अपने चीजों को एक्सप्रेस तो कर सके, लेकिन साथ में हम लोग ये भी चाहते हैं कुछ ऐसा नियमावली हो जिससे हमारा डाटा सुरक्षा रहे, इंटरनेट यूज करने वाले जो जिनको नेटिजन कहा जाता है वो लोग मतलब सुरक्षित रहे। परिणाम स्वरूप प्रश्न उठाए जाते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? क्या आप किसी अजनबी को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं? क्या आप चैट रूम में अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं? अवांछनीय ईमेल जिसको स्पैम कहते हैं, ठीक है, आपको देखते हैं अपना ईमेल आप खोलेंगे तो बहुत सारे चीजें आपको देखने को मिलेगा जिसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है, आपकी जरूरी का चीज नहीं है, लेकिन वो आपको मिल रहा है आपको प्रतिदिन। ठीक है, वो आपको प्रतिदिन मतलब क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो वो क्या है आपके लिए अवांछनीय, क्या हो गया, मेल हो गया, तो क्या किसी को भेजा जा सकता है? क्या वो मतलब लोगों के सुरक्षा के अधिकार को मतलब क्या कर रहा है, तो उसको डिफेम करने की कोशिश नहीं किया जा रहा है। ठीक है, चैट रूम में अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं, तो क्या विज्ञापन किया जा सकता है किसी भी चीजों का? ये चीजें समझना है हमको। ठीक है, क्या सरकार आतंकवादियों का सुराग लगाने के लिए किसी भी व्यक्तिगत ईमेल में ताक झांक कर सकती है? अब मान लीजिए कि हमारा क्या है ईमेल है, तो क्या हमारा ईमेल क्या सुरक्षित है? क्या हमारा ईमेल को कोई नहीं देख रहा है, या फिर हमारे ईमेल पे भी किसी व्यक्ति का नजर है? तो ये मतलब क्या सरकार हमारे चीजों को मतलब क्या ताक झांक तो नहीं करे? ये सब प्रश्न मन में उठता है। कितना नियम न्यायोचित है और किसको नियमन करना चाहिए? ठीक है, सरकार को या कुछ स्वतंत्र नियामकों को? अब इसके लिए मतलब बात के नियम कौन बनाएगा, सरकार नियम बनाएगी या फिर मतलब कुछ ऐसी संस्थाएं नियम बनाएगी जो कि मतलब स्वतंत्र है? राजनीतिक सिद्धांत में इन प्रश्नों को संभावित उत्तरों के सिलसिले में हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए बेहद क्या प्रासंगिक हो जाता है ये प्रश्न, क्या हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा मतलब क्या है प्रासंगिक है। आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय में आप देखोगे तो यूनान का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। यूनान कहने का मतलब है कि प्राचीन यूनान, वर्तमान में हम लोग इसको ठीक ग्रीस के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो प्राचीन यूनान एथेंस नगर में, एथेंस नगर था, राजधानी था, ठीक है, सुकरात को सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता। सुकरात कौन थे? तो सुकरात जो था प्लूटो का मतलब गुरु था, अरस्तु प्लूटो सुकरात, हाँ प्लूटो का गुरु था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सुकरात किसके गुरु थे? हाँ सर ठीक। प्लूटो के गुरु थे। आप प्लूटो के शिष्य आई थिंक अरस्तु होते हैं। ठीक है, तो उनको सबसे विवेकशील व्यक्ति कहा जाता है। वह समाज, धर्म और राजनीति के बारे में प्रचलित मंताओं और सवालों के कटघरे में खड़ा करने की मतलब क्या की, तो चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध था। इसके लिए उसने एथेंस के शासकों के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया। ठीक है, एथेंस के शासक जो थे इनको मतलब क्या किया था, एथेंस के शासक ने इनको क्या किया, तो इनको मतलब मृत्यु दंड दे दिया। ठीक है, क्या कर दिया, तो इनको मतलब मृत्यु दंड दे दिया, क्योंकि बार बार मतलब शासक को क्या करते थे, शासक को कटघरे में खड़ा करने की सवालों के द्वारा, ठीक है, सवालों के द्वारा उनको कटघरे में खड़ा करते थे, चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध था ये व्यक्ति। ठीक है, सुकरात के शिष्य प्लूटो ने उनके जीवन में विचारों के बारे में विस्तार से लिखा। प्लूटो की एक पुस्तक है जिसका नाम है रिपब्लिक, द रिपब्लिक नामक पुस्तक किसकी, प्लूटो की है। ठीक है, जो कि सुकरात के बारे में इसमें विस्तृत जानकारी दी गई है। मैं सुकरात के नाम से चरित्र गढ़ा, उनके माध्यम से इस सवाल की जांच पड़ताल की कि न्याय क्या है। ठीक है, न्याय क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में इस पुस्तक में, द रिपब्लिक किसकी पुस्तक है, प्लूटो की। ठीक है, यह पुस्तक सुकरात और शेफलस के बीच एक संवाद से प्रारंभ होती है। इस संवाद के दौरान शेफलस और उसके मित्र समझने लगते हैं कि न्याय की उनकी दृष्टि अपर्याप्त है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सुकरात के तरीके में महत्वपूर्ण बात यह है कि दृष्टिकोण में निहित सीमाओं और न्याय संगतों को उजागर करने के लिए तर्क बुद्धि का प्रयोग करता है। उसके विपक्षी आखिरकार स्वीकार करते हैं कि उनके विचार जिनमें वो जीते हैं वो चलने वाले नहीं थे। अब सुकरात के कुछ ऐसे विचार जो थे जो कि उस समय के हिसाब से प्रासंगिक नहीं थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पे द प्लोटो याद, प्लोटो की पुस्तक द रिपब्लिक को आपको याद रखना है। ठीक है, सुकरात को मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है, उनको बोला गया था तुम मतलब क्या करो, जहर पी लो। ठीक है, क्या करो, जहर पी लो, तो सुकरात ने जहर पिया था। यहाँ पे देखेंगे राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। आप देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत को हम लोग व्यवहार में किस तरीके से उतारते हैं, इसको जरा देखेंगे। इस पाठ्य पुस्तक में अपने स्वयं के राजनीतिक सिद्धांत में सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा है। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे सुपरिचित राजनीतिक सिद्धांतों की उत्पत्ति, अर्थ और महत्व के बारे में ही अध्ययन किया है। जब हम किसी मुद्दे पे बहस किए, तर्क वितर्क आरंभ करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है, ये कैसे महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया है कि आजादी या समानता क्या है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांतकारों ने हमें क्या बताया, आजादी क्या है,
ठीक है, समानता क्या है और इसकी विविध परिभाषाएं प्रस्तुत की है। गणित के विपरीत जहां त्रिभुज या वर्ग सिर्फ एक परिभाषा होती है, हालांकि सिद्धांत में समानता, आजादी तथा न्याय की अनेक परिभाषाएं से रूबरू होते हैं। ठीक है, अब गणित की बात करेंगे, जो भी परिभाषा होगा फिक्स होगा। अब ब्रिटेन में जो गणित पढ़ाया जाएगा, अमेरिका में जो गणित पढ़ाया जाएगा, ठीक है, भारत में जो गणित पढ़ाया जाएगा, ठीक है, सारा का मतलब क्या हो सकता है, डिफिनेशन एक हो सकता है, अलग अलग नहीं हो सकता। देखिए, राजनीतिक थ्योरी की बात करेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी की बात करेंगे, तो अमेरिका में उसका मतलब बदल जाएगा, चीन में उसका मतलब बदल जाएगा, नॉर्थ कोरिया में उसका मतलब बदल जाएगा, भारत में उसका मतलब बदल जाएगा। ठीक है, अमेरिका में ज्यादा स्वतंत्रता मिल सकता है किसी व्यक्ति को, वही नॉर्थ कोरिया में लोगों का स्वतंत्रता यही है, मतलब वो वेस्टर्न म्यूजिक का आनंद ले ले, अपने हिसाब से बाल कटवा ले, अपने हिसाब से कपड़ा पहन ले, वही नॉर्थ कोरिया में उनके लिए स्वतंत्रता होगी। ठीक है, आप अरब देशों में चले जाएंगे तो वहां पे महिलाएं हिजाब के बिना घूम सके, उनके लिए वही मतलब स्वतंत्रता है। ठीक है, तो किसी देश में स्वतंत्रता का मतलब अलग हो सकता है, किसी देश में अलग हो सकता है। तो यही बोला, राजनीतिक थ्योरी जो होता है उसकी परिभाषाएं क्या हो सकती है। ठीक है, समानता या फिर आजादी जो है, राजनीतिक थ्योरी जो है, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, तो इसकी परिभाषाएं विविध रूप में हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। जो कि जहाँ की गणित की परिभाषा की बात करें तो सभी जगहों पे त्रिभुज की परिभाषा या फिर मतलब वर्ग की परिभाषा एक जैसे होगी सभी जगहों पे, जबकि मतलब राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आजादी तथा न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय, ठीक है, अन्य मनुष्य के साथ हो रहे संबंधों से होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे समानता क्या है, तो समानता का संबंध किससे है, तो मतलब मनुष्य से है, न कि वस्तु से। अगर वस्तु से रहता तो उसका संबंध सभी जगह एक जैसा रहता। लेकिन यहाँ पे संबंध की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध किससे है, तो ध्यान में रखिएगा, तो मनुष्य से है। ठीक है, और मनुष्य वस्तुओं के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है, और इन मतों को समझने के लिए तालमेल रखने की जरूरत होती है। और ऐसा करने की दिशा में हम कैसे पढ़ सकते हैं, इसीलिए हम विभिन्न जगहों पे समानता संबंधित सामान्य अनुभव करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो समानता का डिफिनेशन मैंने बताया से, राजनीतिक थ्योरी समानता का डिफिनेशन हर जगह पे मतलब अलग अलग हो सकता है। आपने गौर किया होगा कि लोग अक्सर सरकारी कार्यालय, डॉक्टर प्रतीक्षालय, ठीक है, प्रतीक्षालय या फिर दुकानों पे कतार तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आपने कभी जाएंगे तो डॉक्टर का देखिएगा लाइन लगा हुआ रहता है, मूवी के टिकट खरीदने के लिए लाइन लगा रहता है। ठीक है, आप जाएंगे रेलवे जंक्शन पे जाएंगे तो वहां पे मतलब लाइन लगकर मतलब क्या होता है, टिकट कटाने की आवश्यकता होती है। तो कुछ लोग मतलब क्या करते हैं, लाइन को तोड़ देते हैं, ठीक है, और उनको आगे बढ़ जाता है। ठीक है, जब ऐसा जब होता है तो कई बार ऐसा करने वाले व्यक्ति को पंक्ति में पीछे जाने के लिए कहा जाता है। तो हमें खुशी होती है कि कई बार वो आगे निकल जाते हैं तो हम ठगा सा महसूस करते हैं। अब मान लीजिए कोई आदमी आपसे पांच से छह लाइन आपसे पीछे खड़ा है, ठीक है, क्या है, 5 से 6 लाइन आपसे पीछे खड़ा है, लेकिन सडन वो निकल कर आगे अगर निकल जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। आप उसका विरोध करेंगे ना, आप जिस लाइन में थे उसी लाइन में आइए, सबको लाइन बाय लाइन चीजों को करने दीजिए। तो ऐसा जब होता है तो ऐसा मतलब क्या कहते हैं, ठगा महसूस करते हैं, और हम इसका मतलब क्या करते हैं, पुरजोर मतलब क्या करते हैं, विरोध भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जिसके लिए भुगतान करते हैं उन सामानों या सुविधाओं को पाने के समान अवसर चाहते हैं। ठीक है, तो हम मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारा राइट है, हम चाहते हैं हमको मतलब क्या मिले, समान अवसर मिले, जो जिस तरीके से आया है वो उसी तरीके से उस अनुभव को मतलब प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं तो हम समझते हैं कि समानता का सभी के लिए समान अवसर है। फिर भी अगर वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग काउंटर हो तो हम समझते हैं कि उनके साथ विशेष बर्ताव न्यायोचित है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, लाइन आपको आसान लग रहा है, लेकिन ये लाइन में पूरा पूरा आरक्षण का जो सिद्धांत जो है उस थ्योरी को मतलब पकड़ के रख दिया है। ठीक है, अब कहने का मतलब है, देखेंगे आप से, अब जब हम यहाँ पे लाइन लगे हुए थे, एक सामान्य व्यक्ति का लाइन लगा हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पे लाइन जो लगा, महिला का लाइन लगा हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पे लाइन बुजुर्ग का लाइन लगा हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ पे लाइन जो लगा हुआ है मतलब क्या लगा, तो मतलब की बात करेंगे तो कैसे व्यक्ति का लाइन लगा हुआ है, जो व्यक्ति मतलब क्या है, तो जो व्यक्ति मतलब विकलांग है। विकलांग है। तो देखेंगे यहाँ पे यस सर। सामान्य लोगों को उस समय प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जब मतलब इन लोगों को प्रीफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग प्रीफरेंस के काबिल है। ठीक है, इनको दिक्कत कब होगी, इनको दिक्कत तब होगी जब इस सामान्य लोगों में, जैसे मान लीजिए एक नंबर लाइन, ये 1 नंबर व्यक्ति, ये 2 नंबर व्यक्ति, ये 3 नंबर व्यक्ति, ये 4 नंबर व्यक्ति, ये 5 नंबर व्यक्ति। ठीक है, 1 नंबर वाला व्यक्ति यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और ये 5 नंबर वाला व्यक्ति पीछे से निकलता है और सीधे जाके यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। तो तकलीफ तो होगी ना इनको, क्योंकि भाई समानता का नियम क्या कहता है, जो जैसे आया वैसे ही आया। लेकिन मतलब मान लीजिए उसी जगह पे अगर अलग से प्रेफरेंस देने की सुविधा अगर बुजुर्गों को दिया जाएगा, महिलाओं को दिया जाएगा, तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आरक्षण की बात करेंगे ना, आरक्षण कैसे दिया जाता है, तो आरक्षण कैटेगोरी के अंदर आरक्षण मिलता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना,
आरक्षण कई तरीके से दिया जाता है। जैसे ओबीसी आरक्षण की बात करेंगे, ठीक है, ओबीसी आरक्षण की बात करेंगे तो आपको आरक्षण ओबीसी के द्वारा 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो मान लीजिए एक पूरा ओबीसी कम्युनिटी है जिसमें 27% आरक्षण की बात कही गई है, लेकिन ओबीसी कम्युनिटी के अंदर तो महिला भी आएगी, आएंगे ना, महिला महिला आएगी। तो ओबीसी हाँ सर, ठीक है। आरक्षण में मान लीजिए 27% आरक्षण दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए 27% आरक्षण है, तो इसमें 27% आरक्षण में मान लीजिए 500 पोस्ट होता है। तो 500 पोस्ट जो ओबीसी के लिए फिक्स है, लेकिन इसके अंदर आरक्षण की व्यवस्था की गई महिला के लिए, जो कि महिला के लिए अलग से 50% आरक्षण। अब चले महिला के लिए 50% आरक्षण दे दिए। अब महिला के लिए जो आरक्षण दिए, इस आरक्षण के अंदर भी आरक्षण है। अब बोलेगा सर ये कैसे? तो महिला में से कुछ महिला ऐसी होगी जो कि विकलांग होगी या फिर कुछ होगी, तो आरक्षण के अंदर आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। वही एनसीईआरटी इस लाइन को मतलब समझाने की इस मतलब कोशिश मतलब यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो आरक्षण हम्म का जब पढ़ेंगे, ठीक है, आरक्षण के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आपको निकल कर आ जाएगी। ये देखिए ये सब चीज आसान है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपकी एक सोच होनी चाहिए, ठीक है। आपकी सोच तभी आएगी जब एनसीईआरटी के किताब को पढ़ेंगे तब, ठीक है। इससे हमारा थिंकिंग पावर बढ़ता है। सर। पीटी में तो ज्यादा हेल्प नहीं करेगा ये चैप्टर जो 11th क्लास की, लेकिन मेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये चैप्टर। लेकिन हम प्रतिदिन ये भी देखते हैं कि जी। बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सक के पास इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास सामान्य सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए रुपए नहीं होते हैं। इनमें से कुछ लोग दैनिक मजदूर होते जो घंटों पत्थर काटते या ईंट पाथते हैं। अगर हम संवेदनशील है तो महसूस करते हैं कि यह अनुचित है, समाज के कुछ सदस्यों की बुनियादी जरूरतें भी पूरी ना हो, ठीक है, तब तक हम अनुभव से गुजरते कि समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कुछ लोग जो समाज में रहने वाले कुछ ऐसे लोग अपने बेसिक राइट्स को भी मतलब, ठीक है, धन के अभाव में पूरा नहीं कर पाते हैं। तो जगह अगर हम संवेदनशील है तो हम उनके प्रति सोचते हैं आखिर मतलब ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखेंगे, ताकि यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, तब हम अनुभव से गुजरते कि समानता किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए, ठीक है। ध्यान रखें ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित हो, उन्हें आर्थिक कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों का शिकार न होना पाए। तो इसी के लिए तो स्टेट मतलब क्या देती है, इसी के लिए मतलब क्या देती है, राज्य मतलब क्या देती है, तो आपको आरक्षण देती है ना, राज्य आरक्षण देती है ना। अब राज्य आरक्षण देने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए राज्य आरक्षण इसीलिए देती है, इसीलिए देती है आरक्षण आपको इसीलिए दिया जाता है, इससे मतलब दो फायदा होता है। जैसे मान लीजिए कि इसे मान लीजिए एक हमको एक मैच देखना है, ठीक है, मैच देखना है, लेकिन हम बाहर में खड़े हैं, ठीक है, बाहर में खड़े हैं। यहाँ पे मतलब 10 फुट का मतलब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मतलब समझेंगे कितना, 7 फुट का मतलब यहाँ पे समझेंगे 10 फुट का मतलब क्या है, ठीक है, एक दीवार है। अब दीवार के बाहर से मैच देखना आप लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दो काम करेगी। तो एक व्यक्ति का हाइट जो है सिर्फ 8 फुट हाइट है, ठीक है, एक व्यक्ति का मतलब क्या है 5 फुट हाइट है। तो राज्य का काम क्या है, सिर्फ मैच देखने का अवसर प्रदान करना, दोनों को प्रबंध करना है, दोनों को राज्यों को मैच दिखाना है। तो राज्य मतलब क्या करेगी, तो राज्य मतलब क्या करेगी, जो 8 फुट का व्यक्ति जो है उसके लिए 2 फुट का मतलब क्या करेगी, टेबल लगा देगी। और जो मतलब क्या है, ये व्यक्ति क्या है, इसका हाइट की बात करेंगे, अगर 5 फुट हाइट है तो इसको मतलब 5 फीट का टेबल लगा देगी, ठीक है। लेकिन मैच दोनों को दिखाएगी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा जिसका पूरा पूरा हाइट अगर 10 फीट है तो उसको किसी भी तरह के टेबल की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब हम कह सकते हैं मतलब इस व्यक्ति को मतलब अधिक कोई भी आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इसके लिए मतलब क्या है, तो इसके लिए मतलब वो व्यक्ति क्या है, अनुकूल है, ठीक है। जबकि इस व्यक्ति को थोड़ी सी आरक्षण की आवश्यकता है और इस व्यक्ति को बहुत अधिक मतलब क्या करना, आरक्षण की आवश्यकता है। तो राज्य ऐसा काम इसलिए करते हैं क्योंकि समाज के सभी वर्गों को, ठीक है, एक पैरेलल कंडीशन में लाना चाहती है, ठीक है। लेकिन जब संविधान के सॉरी समाज के सभी वर्गों को जब बराबर हम लाने की कोशिश करेंगे तो बराबर तब तक नहीं आ पाएगा, तब तक क्यों नहीं आएगा बराबर, तब तक नहीं आ पाएगा जब तक मतलब क्या करेंगे, हमको विशेष सुविधा नहीं देंगे। क्योंकि मान लीजिए जो व्यक्ति का हाइट 5 फुट है, ठीक है, जो व्यक्ति का हाइट 5 फुट है, 10 फुट के हाइट के लोगों का बराबर कैसे करेगा। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे मतलब वैसे व्यक्ति जो कि मतलब शुरू से ही मतलब क्या है वो बहुत सारे लाभों से मतलब पीछे रहे हैं, तो समाज में उनको जब वैसे लोगों के बराबरी में लाना है तो उनको लिए आरक्षण की सुविधा तो हमको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे थोड़ा एनसीईआरटी थोड़ा चीजों को समझाने की मतलब यहाँ पे कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस तथ्य पे गौर करें, बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि अपना पेट भरने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। इसी तरह अधिसंख्यक लड़कियों को स्कूल से इसलिए हटा दिया जाता है कि माँ बाप के काम पर जाने के दौरान उन्हें छोटे भाई बहनों का मतलब देखभाल करनी है। हालांकि भारतीय संविधान सभी को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार की गारंटी देता है,
जो कि फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल ड्यूटी में, डीपीएसपी में, सभी जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि भारतीय संविधान सभी को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन यह अधिकार मात्र औपचारिक बन कर रह गया है। फिर भी हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों को उनके माँ बाप के लिए सरकार को बहुत ज्यादा ही करना चाहिए, ताकि वो मतलब क्या करे, स्कूल जा सके। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समानता के बारे में हमारे विचार काफी जटिल है। ठीक है, जब हम पंक्तिबद्ध होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं तो हम समान अवसर चाहते हैं, और जब हम किसी अक्षमता के शिकार होते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान किए जाए, लेकिन हम बुनियादी जरूरतों को पूरी नहीं कर पाते, तब हम समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे, समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। जैसे मान लीजिए किसे जैसे हम हुए, ठीक है, समझिए कोई दो व्यक्ति है, ठीक है, सपोज दैट कोई व्यक्ति है, तो कोई दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति क्या है, आम आदमी है, ठीक है, आम है, उसके मतलब वो क्या है, नॉर्मल है, मतलब पूरे बॉडी से फिट है, और दूसरा व्यक्ति जो है विकलांग है। ये दोनों का समान अवसर मिला हो संविधान के द्वारा, ठीक है, लेकिन क्या दोनों का समान अवसर मिला हुआ है संविधान के द्वारा, लेकिन जो आदमी जो फिट है, जो आम आदमी है, ठीक है, उसका कंपेरिजन विकलांग कर लेगा क्या? नहीं कर लेगा। 5 को फंडामेंटल राइट की बात करें, 6 प्रकार का फंडामेंटल राइट इसके पास भी है, 6 प्रकार का फंडामेंटल राइट इसके पास भी है, लेकिन फिर भी दोनों का मतलब समान अवसर सब कुछ में प्राप्त है। तो क्या ये आम आदमी का कंपैरिजन कभी तो एक विकलांग आदमी नहीं कर सकता है? ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम देखेंगे, यहाँ पे जो बात करने की कोशिश जो किया जा रहा है, नहीं कर ठीक है, हम देखेंगे कुछ विशेष, यहाँ पे देखेंगे क्या बोला है, हम समान अवसर चाहते हैं। जब हम किसी अक्षमता के शिकार होते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान किया जाए, लेकिन जब हम बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते, तब समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। ठीक है, हमें स्कूल जाने या फिर संसाधनों का समुचित बंटवारा जैसे, ठीक है, अग्रगामी उपायों में सहायता पाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेदार बनाने की जरूरत होती है। ठीक है, आगे चलेंगे। इस प्रकार हमारे पास समानता के अनेक परिभाषाओं के होने की वजह से यह है कि समानता का अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है, मतलब क्या स्थिति है उस पे क्या करेगा, तो उस पे आपका मतलब क्या करेगा, तो देखेंगे तो समानता का अर्थ जो होता है निर्भर करता है। ठीक है, हमने हमने इसके उस अर्थ से शुरुआत की कि जो स्वयं हमारे लिए, ठीक है, स्वयं हमारे लिए, फिर हमने इसका विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े, बुजुर्ग आदि बाकी लोगों के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, बाकी लोगों के लिए किया है। अब समानता का अर्थ हमारे लिए कुछ और शक हो सकता है, लेकिन बुजुर्ग के लिए कुछ और हो सकता है, एक बच्चा के लिए क्या हो सकता है, ठीक है, एक महिला के लिए अलग कुछ हो सकता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हमने अर्थ की नई परतें खोली, हम पूर्ण रूप से समझे बगैर राजनीतिक सिद्धांत गढ़ते रहे हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो कोई भी राजनीतिक थ्योरी सभी लोगों पे एक जैसा नहीं बैठ सकता, उसके प्रसंग अलग हो सकते हैं। ठीक है, आप चलेंगे यहाँ पे क्या है, राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांतकार ये देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझा और बरता जाए। वे विविध अर्थों और रायों पर विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल भी व्यवस्थित तरीके से करते हैं। अवसर की समानता कब पर्याप्त हो, कब लोगों को विशेष बर्ताव की जरूरत होती है, ऐसा विशेष बर्ताव कब तक और किस हद तक किया जाना चाहिए, क्या गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दोपहर का भोजन देना चाहिए, जिसको मिड डे मील कहते हैं। अब गरीब बच्चे जो होते हैं, ठीक है, गरीब बच्चे जो होते हैं तो उनको सही से मतलब क्या होता है, भोजन की व्यवस्था उनको नहीं मिल पाती है, तो क्या, तो बात करेंगे क्या उनको, ठीक है, क्या उनको मिड डे मील मतलब दिया जाना चाहिए, क्या मैटर करता है? ये ऐसे प्रश्न है जिनकी ओर से ये ऐसे प्रश्न है, ठीक है, जिनकी ओर से वो मुखातिब होते हैं। आप भी देख सकते हैं कि ये मसले बिल्कुल व्यवहारिक है। ठीक है, वो शिक्षा रोजगार के बारे में सार्वजनिक नीतियां तय करने के मार्गदर्शन मतलब क्या करते हैं, करते हैं। एक मिनट। जैसे समानता के मामले में, वैसा ही हम अन्य अवधारणाओं के मामले में भी राजनीतिक सिद्धांतों को रोजमर्रा के विचारों में उलझना पड़ता है, संभावित अर्थों पर विचार विमर्श करना पड़ता है और नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध करना पड़ता है। आजादी, नागरिकता अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता आदि कुछ अवधारणाओं पे हम अगले अध्यायों में मतलब क्या करेंगे, विचार करेंगे। ठीक है, हमने राजनीतिक सिद्धांत को क्यों पढ़ना चाहिए, पॉलिटिकल थ्योरी हमें क्या पढ़ना, क्यों हम पढ़ रहे पॉलिटिकल थ्योरी को। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी हमको पॉलिटिकल साइंस की समझ बनाने के लिए हमको पढ़ना है। ठीक है, आप देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी से समाज की बहुत सारी चीजें निकल कर आती है। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर पॉलिटिकल थ्योरी इसलिए दिया गया क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत को क्यों पढ़ना चाहिए। हमारे अपने राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं, पर क्या हमें राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की भी जरूरत है? क्या ये राजनीतिक करने वाले राजनेताओं के लिए, नीति बनाने वाले नौकरशाहों के लिए या फिर राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने वाले अध्यापकों के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है?
ठीक है। बेहतर तो ये होगा कि राजनीतिक सिद्धांत, संविधान और कानूनों की व्याख्या करने वाले वकील या जज या उन कार्यकर्ताओं या पत्रकारों को पढ़ना चाहिए जो शोषण का पर्दाफाश करते हैं और नए अधिकारों की मांग करते हैं। हमें आजादी या समापन का अर्थ जानने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आजादी क्या होता है, समानता क्या होता है, इसका अर्थ मतलब कहने का मतलब राजनीतिक थ्योरी जो होता है सभी लोगों को मतलब इससे कम से कम रूबरू होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो यह है राजनीतिक सिद्धांत ऐसे सभी समूहों के लिए प्रासंगिक है। छात्र के रूप में भविष्य के उपयुक्त पेशों में किसी को भी चुन सकते हैं और इसलिए परोक्ष रूप से यह अभी ही हमारे प्रासंगिक है। क्या हम गणित नहीं पढ़ते, जबकि हमने में से सभी ने गणितज्ञ इंजीनियर नहीं बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग मतलब राजनीतिक थ्योरी पढ़ने का मतलब ये तुमको लीडर बनना है क्या, नेता बनना है क्या, ठीक है, इसलिए तुम राजनीतिक थ्योरी पढ़ना नहीं। हमको समाज को जानना है, हमको मतलब क्या करना, अपने संविधान को जानना है। ठीक है, हमारा पॉलिटिकल थ्योरी कहाँ से निकल कर आता है उसको जानना है, इसलिए हमको राजनीतिक थ्योरी पढ़ना है। क्या हम बात करेंगे गणित पढ़ते, मैथ पढ़ते, साइंस बनते थे, क्या सभी लोग मतलब क्या गणितज्ञ बन जाते हैं या फिर सभी के सभी लोग इंजीनियर बन जाते हैं? नहीं बन जाते, लेकिन फिर भी हम उसको पढ़ते हैं ना। ऐसा इसलिए कि बुनियादी अंक गणित जीवन में, ठीक है, सामान्य तो उपयोगी होता है। ऐसा इसलिए पढ़ते हैं, मैथ हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि बुनियादी जो मैथ्स जो होता है हमारे जीवन में जरूरी है। ठीक है, थोड़ी बहुत हिसाब बारी हमको आनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी भी जरूरी है। दूसरी बात यह है कि हम अब सभी मत देने और अन्य मसलों के ये फैसले के अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं। दायित्व, समझ। ठीक है, दायित्वपूर्ण कार्य निर्वहन के लिए हम उन राजनीतिक विचारों संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए मददगार होगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। सूचना परक समाज में यदि हमें ग्राम सभा में सहभागी होना है या वेबसाइट और मतदान पर अपनी राय पेश करनी है तो हमारा तर्कशील और जानकार होना निर्णायक होता है। ठीक है, आप देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी कहने का मतलब यही नहीं है इसे तो किताब किताब में लिखी हुई तो हमें एग्जाम में काम आएगा। हमको अपना एक तर्कशील व्यक्ति बनना है, हमको एक डिबेटर बनना है, हम अपना विचार रखना है, तो इसके लिए हमको पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में जानकारी होना चाहिए। यदि मनमाने तरीके से अपनी वरीयता प्रकट करें तो हम ज्यादा प्रभावी नहीं होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए जबरदस्ती के अपने चीजों का, देखिए कोई लोग जबरदस्ती का कोई बात कर रहा है, ठीक है, नहीं यही होगा, ठीक है, यही होगा, मेरा सही है। अब कोई आदमी अपने बातों को रखने के लिए तरह तरह का मतलब क्या कर रहा है, फैक्ट रख रहा है, क्या कर रहा है, तरह तरह का फैक्ट रख रहा है। देखिए ये चीजें इसलिए सही हो सकती है कि इसका कॉन्सेप्ट ये है, तो चलिए इसका फैक्ट ये हो गया। ठीक है, दूसरा चीजें के लिए कोई दूसरा फैक्ट रख दिया, तीसरा चीजों के लिए कोई क्या किया, तीसरा फैक्ट रख दिया। ठीक है, तो इससे मतलब क्या होगा ये बताइए, कोई जबरदस्ती रख रहा है तो वो ज्यादा प्रासंगिक होगा कि कोई फैक्ट के साथ रख रहा है। ठीक है, इसीलिए हमारा विचारशील कैसा होना चाहिए, हम विचारशील होना चाहिए, हमारा विचारशील थोड़ा परिपक्व होना चाहिए, मतलब क्या मैच्योरिटी दिखनी चाहिए। ठीक है, तो हम अपने साझा हितों को गढ़ने और व्यक्त करने के लिए माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। देखिए पहला चैप्टर 11th क्लास का खत्म ही हो गया। कल से आपका 11th क्लास का दूसरा चैप्टर शुरू होगा जो कि थोड़ा अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पॉलिटिकल थ्योरी बहुत ही बोरिंग चैप्टर होता है, इसलिए आप लोग 20 से जुड़े तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन हम पूरा एनसीईआरटी, परफेक्शन, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, बीपीएससी के फाउंडेशन बैच के साथ सब कुछ हम लोग समाप्त कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सर तो जो भी लोग, हाँ नहीं थोड़ा सा इसका होता है, बाकी जो इसका माइक बंद समझ कीजिए, में आ रहा है। बाकी जो दूसरा तीसरा चैप्टर जो है जो कि आसान है, जो कि अभी आप लोग के साथ चैप्टर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नागरिक के रूप में हम किसी संगीत कार्यक्रम के श्रोता जैसे होते हैं, तो हम गीत और लय की व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार नहीं होते, लेकिन हम कार्यक्रम तय करते हैं, प्रस्तुति का रसास्वादन करते हैं और नए अनुरोध करते हैं। ठीक है, क्या हम अपने गौर किया कि संगीतकार तब बेहतर प्रदर्शन करते जब उन्हें श्रोताओं के जानकार और कदरदान होने का पता चलता है। आप मतलब बात करेंगे जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी, लेकिन इसमें बहुत सारे, देखिए कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे आ जाए, ठीक है, यहाँ पे पीसीएस के बच्चे ना हो, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप डी का तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो उनको लगेगा से क्या पढ़ा रहा है, फालतू का काम तो कर रहा है। ठीक है, उसको इस चीज की उपयोगिता नहीं समझ में आएगी। ठीक है, लेकिन जो लोग पीसीएस के हैं, जो कि यूपी पीसीएस देते हैं, यूपीएससी देते हैं, तो उनको ये चीज सही लगेगा, क्योंकि नहीं सही चीजें हो रही, क्योंकि प्रश्न का हमको सोच विकसित करना है, तो हमको इसी तरह का चीजें पढ़ना है। तो यहाँ पे एक सिंपल तरीका से बता रहा है कि अगर हम संगीत कार्यक्रम में अगर हम एक श्रोता के तौर पे भाग लेते हैं, ठीक है, नागरिक के रूप में अगर हम किसी संगीत का समारोह में भाग लेते हैं, तो वहां पे गीत और लय का व्याख्या करने वाला मुख्य कलाकार नहीं होते हैं, गीत और लय का व्याख्या करने वाला तो कलाकार ही होता है, लेकिन आप देखेंगे सर हम अपने प्रस्तुति का रसावदान करते हैं, आनंद उठाते हैं, ताकि नए नए गीतों का फरमाइश कर सकते हैं। आप देखेंगे वैसे कंडीशन में जो मतलब कलाकार जो रहेगा वो अच्छा प्रस्तुति देगा, क्योंकि उसको लगेगा सामने हम जिसको सुना रहे हैं वो मतलब क्या है, उस चीजों का मतलब एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है, उसको उस चीजों के बारे में जानकारी है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई मतलब कार्यक्रम में हम चले गए, वहां पे रफी जी क्या, लता मंगेशकर जी का मतलब गाना चल रहा है,
और वहां पे बात करेंगे, उसमें घुसा दी हम 8वां 9वां के बच्चे को, समझिए, जो कि मतलब हनी सिंह का मतलब क्या बोलते हैं, टोनी कक्कर क्या क्या नेहा कक्कर जो था उसका गाना सुनता है, तो उसको वो चीजें समझ में आएगी? वो तो सुनेगा क्या फालतू काम कर रहा है ये लोग, कितना बोरिंग गाना बजा रहा पहले पहले का। ठीक है, लेकिन उसी समारोह में अगर बात करेंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एज 40 साल है, 50 साल है, ठीक है, जो इन गाना का आनंद रखते हुए इन चीज के वास्तविकता को समझते हैं, तो वो तो एकदम मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। तो वही चीज कह रहा है, से देखेंगे यहाँ पे कि क्या आपने गौर किया कि संगीतकार तब बेहतर प्रदर्शन कर जब उन्हें श्रोताओं के जानकार और कदरदान होने का पता है। इसी तरह शिक्षित और सचेत नागरिक भी राजनीति करने का, ठीक है, जनाभिमुख बना देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह राजनीतिक पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पता रहेगा तो उससे देश में जो शिक्षित नागरिक जो होंगे वो मतलब चीजों को सही से मतलब क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको पॉलिटिकल थ्योरी इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको मतलब राजनीति करना है, इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तीसरी बात यह है कि आजादी, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के अमूर्त मसले नहीं है। ठीक है, परिवारों, विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, सॉरी, व्यावसायिक केंद्रों आदि में हम तरह तरह के भेदभाव का हम प्रतिदिन सामना करते हैं। हम स्वयं भी अपने से भिन्न लोगों के प्रति मतलब पूर्वाग्रह रखते हैं। पूर्वाग्रह रखने का मतलब एक तरह से भेदभाव समझना, ठीक है, अपने से मतलब दूसरे लोग, चाहे वो अलग जाति के हो या फिर अलग धर्म के अथवा अलग लिंग या वर्ग के हो, यदि हम उत्पीड़न महसूस करते हैं तो हमें पीड़ा का निवारण चाहते हैं और उसमें विलंब होता है। जब उसमें विलंब होता है तो क्या होता है, तब हम महसूस करते हैं कि हिंसक क्रांति उचित है। अब यहाँ पे देखें, बहुत बढ़िया बात यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। हम अपने जीवन में बहुत ऐसा अवसर होता है जब हमको मतलब महसूस होता है हम ठगे जा रहे हैं या फिर हमारे साथ मतलब क्या किया जा रहा है, हमारे साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। ठीक है, तो वहां पे हमको अपने अधिकार का मतलब ज्ञात होता है, हमारे अधिकार का हनन किया जा रहा है। और जब इसका सलूशन जब नहीं निकलता है तो इसके लिए मनुष्य के अंदर एक प्रवृत्ति का उत्पन्न होता है जिसको हिंसक प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, जिससे मनुष्य क्या होता है, रास्ता मतलब बिखर जाता है संवैधानिक चीजों पे। ठीक है, इन सब चीजों पे विश्वास करना मतलब क्या कर देता है, छोड़ देता है, क्योंकि उनको पता होता है संविधान के माध्यम से उनके अधिकार का मतलब रक्षा नहीं किया जा रहा। इसी कंडीशन में कुछ लोग नक्सली बन जाते हैं, तो कुछ लोग मतलब हार्डकोर मतलब क्या नक्सलाइट बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यदि हम विशेषाधिकार संपन्न हो तो हम सम्मान के लिए संघर्षरत अपने नौकरी और नौकरियों को उत्पीड़न से भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, यदि हम विशेषाधिकार संपन्न है तो हम सम्मान के लिए संघर्षरत अपने नौकरों और नौकरानियों के उत्पीड़न से भी इनकार करते हैं। लेकिन आप चीजों को सही से जान रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब संघर्षरत अपने नौकर और नौकरियों के उत्पीड़न से भी मतलब क्या करते हैं, इनकार करते हैं। कभी कभी हम यह भी महसूस करते हैं कि हमारे नौकर उसी व्यवहार के योग्य है जो उनके साथ हो रहा है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत बस यही करता है कि हमें राजनीतिक चीजों के बारे में अपने विचारों और भावनाओं के परीक्षण का प्रोत्साहित करता है। आप देखेंगे नौकर के साथ जो व्यवहार जो हम करते हैं, ठीक है, तो क्या वह व्यवहार अगर हमारे साथ अगर किया जाए, ठीक है, तो वह चीज हमारे लिए कितना व्यवहारिक है, ये चीज को कंपेरिजन कीजिए। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें ये सिखा देता है, तो हमारे जीवन में जो हमारे साथ जो चल रहा है अगर वो दूसरे के साथ अगर किया जाए तो कितना उचित है। थोड़ी अधिक सतर्कता से देखने पर हम अपने विचारों और भावनाओं में मतलब क्या होते हैं, उदार होते जाते हैं। इसलिए जो पढ़ा लिखा लोग होता है, जो चीजों को अच्छे तरीके से समझ रहा है, उनको ये सारी चीजें के बारे में ज्ञात होता है, तो क्या सही है और क्या गलत है, किस तरीके से अपने हित का प्रयोग करना है, किस तरीके से अपने अधिकार का प्रयोग करना है, किस तरीके से अपने समानता के अधिकार का प्रयोग करना है, दूसरे लोगों को भी वो सारी चीजें देना है। ठीक है, और अंत में छात्र के रूप में हम बहस और भाषण प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं और हमारी अपनी राय होती है, तो हम क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, पर हम नहीं जानते कि वे तर्क संगत है या नहीं है। जब हम दूसरे में बहस करते हैं तब हम अपने विचारों पे बचाव करने की जरूरत महसूस करते हैं और इसके लिए तर्क और युक्तियां तलाशते हैं। अब हम जो डिबेट करने जाएंगे, ठीक है, डिबेट करने जाएंगे तो आप ऐसा नहीं अपने चीजों को किसी के सामने जबरदस्ती रख सकते, उसे मारपीट कीजिए, नहीं हम जो कह रहे हैं वो सही है। ठीक है, उसके लिए आपको तर्क प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, जब तर्क जब प्रस्तुत करेंगे तो आपके लिए मतलब क्या होना चाहिए, आपके लिए थ्योरी, सिद्धांत, ठीक है, सब कुछ आपके पास पहले से तैयार होना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय या समानता के बारे में, ठीक है, समुचित सोच अवगत कराते हैं ताकि हम अपने विचारों को परिष्कृत कर सके और सार्वजनिक हित में मतलब सुविज्ञ तरीके से तर्क वितर्क कर सके। तर्क संगत से बहस करने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण करने जैसे कौशल वैश्विक सूचना व्यवस्था महत्वपूर्ण गुण मतलब क्या होता है, साबित होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
और इसी के साथ मतलब क्या होता है आपका, मतलब क्या होता है, चैप्टर समाप्त होता है। कुछ प्रश्नावली दी हुई है, जैसे देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे में से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती है। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या करते हैं। ये समानता स्वतंत्र अवधारणा का अर्थ की व्याख्या करती है। राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है, बाकी तीनों सही है, ठीक है। पहला वाला, पहला दूसरा तीसरा तो सही है। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती है, ठीक है। ये भी सही लग रहा है, ठीक है। चलिए, राजनीतिक उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बिल्कुल, अगर सहमत है तो आप इसके पक्ष में आप इसको राय दीजिए। अगर आप नहीं सहमत है तो इस पक्ष में भी आप अपना राय दे सकते हैं। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकता जागरूक होना जरूरी है, ठीक है। टिप्पणी कीजिए, ठीक है। आप बोलेंगे तो मैं इसका आंसर शीट क्या होता है ग्रुप में सबमिट कर दूंगा, आप पहले पढ़ लेंगे। अगर आपने इसके चैप्टर को पढ़ा है तो आपकी चीजें बहुत अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है।